हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पिछले दो चैप्टर्स में क्या पढ़ चुके हैं कि आज़ादी के समय पर हमारे देश की जो भी आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, और साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि उसके बाद 1950 से लेकर के 1990 के बीच में जो हमारी शुरू की 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी उस दौरान भारत में कैसी प्रगति हुई, और वो जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमें ये करने की जरूरत पड़ी। क्या करने की जरूरत पड़ी? उदारीकरण, निजीकरण और जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, उसको हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। देखिए, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कई बार ये इतने ज्यादा कॉमन टर्म्स हैं कि इसको इंग्लिश में समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उदारीकरण को हम लोग बोलते हैं एल। एल से क्या होता है? देखिए, एल निजीकरण मतलब पी और वैश्वीकरण मतलब जी, समझे? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब एलपीजी सिलेंडर आता है अपने यहाँ, तो वहां से हम लोग इंग्लिश में याद रखा करते थे। हिंदी में याद रखने के लिए तो बहुत आसान है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हिंदी में इनका जो नाम है वो बहुत अपने अर्थ को बयां करने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मेन प्रश्न है वो ये है कि ऐसा क्या हुआ कि हमें ये करने की जरूरत पड़ी, और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा करना क्या होता है? समीक्षा करना होता है कि बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी जिस वजह से ऐसा करना पड़ा, और जब वो किया गया तो उससे क्या क्या फायदे हुए, कुछ फायदे हुए भी कि नहीं हुए, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमने सोचा था कि कर पाएंगे वो नहीं कर पाए क्या। तो इन्हीं सब चीजों की हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर में। तो ऐसा क्या था? अब देखिए, हम लोगों ने यार बात की थी कि 1990 से लेकर के 1950 से लेकर 1990 के बीच में जो भी हमारी आर्थिक योजनाएं थी, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनकी वजह से दो चीजें बहुत अच्छी हुई थी। एक तो ये हुआ था कि हमारी जो भी कृषि थी, खेती थी, उसमें हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। कैसे हो गए थे? आत्मनिर्भर हो गए थे, है ना। और इस वजह से हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। मैंने आपको एक वीडियो में P480 बोल दिया था, वो P की जगह PL480 था। ये क्या था? ये वो गेहूं की प्रजाति थी जो हमें अमेरिका से मांगनी पड़ी थी हाथ फैला करके। और साथ में हम आत्मनिर्भर हो गए खेती में। उसके साथ साथ जो हमारी बाकी पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण, उस पर बहुत दम लगाया था। और इस वजह से भारत में बहुत सारे उद्योग निकल करके आए, उभर करके आए, और बहुत डाइवर्स हो गया हमारा उद्योग। मतलब डाइवर्स का मतलब क्या हुआ कि हम सुई भी बना रहे हैं, कोई बड़ी मशीन भी बना रहे हैं, मतलब हर तरह की चीजें हम लोग बनाना शुरू कर चुके थे। लेकिन साथ में हम लोगों ने देखा था कि जहां जहां पर भी हमारा पब्लिक सेक्टर था, सार्वजनिक क्षेत्र जो इसको हम लोग बोलते हैं, जहां पर गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज लीड कर रही थी, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो पिछलग्गू वाली श्रेणी में था। पिछलग्गू समझते हैं कि आगे कोई चल रहा है जो उसके पीछे पीछे अनुसरण करने वाला हो। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक गीत चलता था, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो पद चिन्हों पर चलने का काम था प्राइवेट सेक्टर का, और जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसका काम था कि कौन सी नई इंडस्ट्री लगेगी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहां पर 3 तरह के सेक्टर्स थे, हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में देखा था। एक तो ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनीज ही होंगी। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनीज ही नई कंपनी खोलेंगी, नई फैक्ट्री लगाएंगी, और प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो निजी क्षेत्र है वो उसमें थोड़ा बहुत योगदान देने का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करेगा, एक पूरक की तरह काम करेगा। और तीसरा जो क्षेत्र था वो था निजी क्षेत्र के लिए। किसके लिए? निजी क्षेत्र के लिए। और निजी क्षेत्र में भी कंडीशन ये थी यार कि इसमें भी जो लघु उद्योग बना दिए गए थे, बहुत सारी चीजें उनके लिए रिजर्व कर दी गई थी कि ये सिर्फ लघु उद्योग वाले ही बनाएंगे उनको, और जो बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए और भी चीजें कम रह गई थी। तो बहुत कम ऐसी चीजें थी जो एक प्राइवेट प्लेयर, एक निजी संस्थान है, कोई निजी कंपनी है, वो बना पाए। और उसमें भी क्या था कि अगर आपको कोई नया इनोवेशन करना है, आप ब्लेड बना रहे हो, ब्लेड आपको कोई नए डिजाइन का बनाना है तो आपको लाइसेंस चाहिए। आपको नंबर ऑफ ब्लेड्स जो प्रोडक्शन है बढ़ाना है, ज्यादा चीजें बनानी है, तो आपको नया लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस राज हो गया था। तो एक पूरी ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि वो एक तरह से हमारा आर्थिक विकास रोक सा रही थी, ये फील किया गया। और साथ में एक और बहुत ही दुखद चीज हुई भारत में, जो जिसके लिए बहुत सारा 1980 में होने वाली योजनाओं को भी मिसमैनेजमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देखिए, मैं इतना रुक करके इसलिए बोल रहा था यहाँ पर, ये थोड़ा दुख होता है जब मुझे इससे पता चलता है। 1991 में भारत में एक क्राइसिस हुई। क्या हुई? एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, और उस दुर्घटना में यह हुआ कि हमारी जो देश की सरकार है ना, भारत सरकार, वो भी विदेशों से कर्जा लेती है। क्या लेती है? कर्जा लेती है। और हम लोग कर्जा लेते आ रहे थे। लेकिन 1980 के दशक में कब हुआ? 1980 के दशक में ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कई चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं किया। उनका जो प्रबंध था वो कुप्रबंध किया। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? कुप्रबंध। और उस कुप्रबंधन की वजह से हो क्या गया यार कि हमें जो कर्जा लेने के बाद उसकी किस्त वापस करनी होती है ना, तो हमारा देश किस्त नहीं वापस कर पाया।
समझ रहे हैं आप? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल मतलब बाह्य, और डेट मतलब होता है कर्जा। ठीक, देखिए मैंने बोला डेट है ना, ये कई लोग बोलते हैं डेप्ट, क्या बोलते हैं, ये गलत है, डेप्ट नहीं होता, ये बी है, ये साइलेंट है, तो इसको बोलते हैं डेट। ठीक, तो ये साइड में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में सीखते जाइए। तो डेट जो हमारा एक्सटर्नल डेट था, जो हमारे देश की सरकार ने बाहर से ले रखा था, हम उसकी किस्त नहीं चुका पा रहे थे। और साथ में हमारे पास एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा मुद्रा कोष। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है उसका, जैसे हम लोगों के देश में बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, जैसे मेनली पेट्रोल और डीजल है, तो हम लोग उसको रिफाइन करके बनाते हैं, लेकिन जो कच्चा तेल है ना यार, कच्चा तेल हमारे यहाँ पर बाहर के देशों से आता है। कौन कौन से देश है जहां से आता है? वेनेजुएला एक देश है जहां पर बहुत कच्चा तेल है, लेकिन वहां की हालत बहुत खराब चल रही है, आप देखोगे कभी न्यूज में। दूसरा, अमेरिका में शेल गैस, एक नई तरह से टेक्नोलॉजी निकाल करके उन्होंने शेल गैस निकालना स्टार्ट किया, तो अमेरिका भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हो गया है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखोगे तो सऊदी अरब है, उसके बाद से कतर है, कुवैत है, ये ऐसी कंट्रीज इनको हम लोग बोलते हैं मिडिल ईस्ट में। ये कहां पर है? मध्य एशिया में है। ठीक है, हम लोग सेंट्रल एशिया तो नहीं बोला चाहिए, सेंट्रल एशिया के बाद थोड़ा नीचे जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट टर्म में वो अमेरिकन यूज करते हैं, लेकिन अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन मूवीज का इतना इन्फ्लुएंस इंडिया में हो चुका है कि हम लोग भी उसको मिडिल ईस्ट बोलने लगे, क्योंकि उनके लिए वो मिडिल ईस्ट है। खैर वो सब छोड़ दीजिए, बात है कि सऊदी अरब, ठीक, ऐसे जिन देशों से अगर हम कच्चा तेल आयात कर रहे हैं तो हम उनको क्या रुपए में पे करते हैं, हम उनको रुपए में नहीं देते, उनका रुपए तो चल नहीं रहा है। हम इस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो हम लोग उनको किस में पे करते हैं? डॉलर्स में। और कौन से डॉलर्स में? अमेरिकन डॉलर में। अमेरिकन डॉलर का ये होता है चिन्ह, है ना। अब क्या हुआ कि अगर हमारे पास अमेरिकन डॉलर है ही नहीं तो हम सामान कैसे खरीद पाएंगे, ये सोचिए। और जो हमें सामान खरीदना उसके लिए हमारे पास अमेरिकन डॉलर्स होने चाहिए। हालांकि जो हमारा मुद्रा कोष है, कौन सा, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं हम लोग उसको, है ना, तो विदेशी मुद्रा कोष बोला जाता है उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? विदेशी मुद्रा कोष। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉलर सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, लेकिन और भी कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ गोल्ड यानी कि सोने वगैरह की भी चीजें होती हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसमें डॉलर सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। क्या होता है सबसे बड़ा कंपोनेंट? कौन सा डॉलर? डॉलर बहुत सारी कंट्रीज में चलते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अलग है, सिंगापुर में डॉलर चलता है, वो नहीं, अमेरिकन डॉलर। कौन सा? अमेरिकन डॉलर। अब अमेरिकन डॉलर और ये जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज था ना यार, बहुत कम रह गया, इतना कम रह गया कि हम सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का सामान खरीद सकते थे। समझ रहे हैं? मतलब पूरे देश में इतना पैसा था सरकार के पास कि 15 दिन का सामान और बाहर से खरीद सकती थी। क्राइसिस हो गई, संकट आ गया, बहुत बड़ा संकट आ गया। और उस समय पर वो संकट जो आया तो हम लोगों ने बहुत सारे देशों से मांगना स्टार्ट किया कि आप हमारी मदद कर दीजिए। क्यों मांगना स्टार्ट किया? आप सोचिए, अच्छा नहीं खरीदेंगे बाहर से तो क्या होगा? कई बार ऐसा भी आता ना, बहुत सारे लोग हैं अपने यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो हर चीज में स्वदेशी की बात करती हैं। स्वदेशी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये एक अलग विषय है। बहुत सारी चीजें निश्चित रूप से जो हम अपने देश में बना सकते हैं, हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं, वो हमें लेनी चाहिए। लेकिन बहुत बार इकोनॉमिक्स ये बताती है कि आप हर जगह पर अगर आप स्वदेशी वस्तुओं का और सेवाओं का उपयोग करोगे, भले ही उनको बनाने में हमें ज्यादा संसाधन खर्च करने पड़ रहे हो, तो वो पूरे विश्व के लिए भी खराब है और देश के लिए भी खराब है। और उस समय ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी संस्कृति में बताती है वसुधैव कुटुंबकम। तो अगर हम पूरे विश्व को अपना परिवार माने तो हम ऐसे काम करेंगे जिसमें पूरे विश्व का भला हो, है ना। तो कई चीजें ऐसी हैं जहां पर हमें स्वदेशी चीजों को अपनाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने बात कर ली कि यार सऊदी अरब से अपने को क्या है, पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, पेट्रोल तो नहीं, कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा, उसको फिर हमारे रिफाइन करते हैं। पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है ना, वो जामनगर में है, रिलायंस की रिफाइनरी है। तो रिफाइन हम कर देते हैं, पेट्रोल हम ही बनाते हैं, लेकिन कच्चा तेल हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। और अगर वो नहीं खरीदेंगे तो देश के अंदर क्या हो जाएगी? महंगाई बढ़ जाएगी। एक मूवी थी पीपी लाइव करके, अच्छी मूवी थी, व्यंग था और किसानों की दुर्दशा के ऊपर कुछ चीजें ठीक भी दिखाई गई। तो उसमें एक गाना आता है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो महंगाई डायन आ जाएगी, वो सबको खा जाएगी, क्योंकि जो बहुत ही आवश्यक चीजें हैं उनका बहुत तेजी से यार प्राइस बढ़ने लगेगा, उनकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। तो दो तरह की समस्या आने लग जाती है। एक होती है मुद्रास्फीति, महंगाई को ही मुद्रास्फीति भी बोलते हैं, कि वो बोलते हैं, हम लोग आर्थिक अर्थव्यवस्था में जब कक्षा 12 में जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मुद्रास्फीति। और साथ में दूसरी जो थी उसको हम लोग बोलते हैं भुगतान संतुलन। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो मैं यार आपको बताऊं, ये इंग्लिश के टर्म्स क्यों बताता हूं, हिंदी में भी मुझे पता तो है, हालांकि मेरी जो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा है वो कक्षा 12 तक नहीं पढ़ा, उसके बाद मैंने पढ़ा है, तो मेरे लिए तो सारे टर्म्स इंग्लिश में मैंने सीखे हुए थे। और जितना भी आप आगे जाकर के करियर बनाओगे इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में,
अगर आप हिंदी मीडियम विद्यालय में पढ़ा रहे हो तब तो एक करियर है हिंदी में सीखने का, बाकी सब में इंग्लिश के टर्म सारे होते हैं, तो हिंदी भी सीखो इंग्लिश भी सीखो। तो भुगतान संतुलन में क्या हो गया था कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब हम किसी देश से कुछ खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं, तो आयात और निर्यात में जो पैसा आने और जाने वाला है वो एक तरह से समझ लीजिए, उसको भी हम लोग सही से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि उसका जो हिसाब किताब रखा जाता है वो हम लोग बोलते हैं भुगतान संतुलन में। तो इसमें भी बहुत दिक्कत आ गई थी और हमारे पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, हमें मेनली अमेरिकन डॉलर्स में खरीदना होता था सामान। तो ये सारी समस्याओं के बाद हम लोग कुछ देश के पास गए, पैसे दे दो, किसी ने देने से मना कर दिया। फिर एक अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको हम लोग विश्व बैंक भी बोलते हैं, उसने हमारी मदद करने की बात कही। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसके चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री हमारे रघुराम राजन जी हुआ करते थे एक टाइम पर, IMF है। दूसरा बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विश्व बैंक। और विश्व बैंक का ही जो पहले नाम हुआ करता था वो था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो इन्होंने बोला कि हम पैसे दे देंगे आपको। और कितने पैसे थे, थोड़ा मोटा अमाउंट नहीं था यार, थोड़े बहुत होगा तो फिर गांव के लाला लोगों से पैसा लेकर के भी काम चल जाता, लेकिन चाहिए था कितना, $7 बिलियन। ठीक, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए नहीं, डॉलर्स। और वो भी 100 करोड़ नहीं, 7 है तो 700 करोड़ डॉलर्स चाहिए थे। कौन सा डॉलर्स? अमेरिकन डॉलर्स। और वो भी आज के टाइम पर नहीं, 1991 में, आज से लगभग 30 साल पहले की बात हो रही है। तो बहुत बड़ा अमाउंट था, है ना। और उसके लिए हमें कर्जा भी रखना पड़ा, हमने उनकी शर्तें भी मान ली। तो ये जो मैंने आपको अभी तक बताया ना, वो कहानी की तरह बता दिया, बहुत परिचयात्मक था, इंट्रोडक्टरी था ये वीडियो। अगले वीडियो में हम वो सारी चीजों को पॉइंट वाइज देख लेंगे और उसके बाद से फिर हम आगे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का क्या मतलब है उसकी बात करेंगे, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है। और इनकी एक शर्त थी कि आप हमारी कुछ शर्त मानो तब हम ये मानेंगे। और वो शर्त क्या थी कि आप देश में ये लेकर के आओ, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यही इनकी शर्त थी मुख्य रूप से। तो ये सब बात करेंगे। अभी बहुत सारे लोग जो नोट्स को लेकर के परेशान हो रहे थे बच्चे, आप लोग, कई लोगों से मुझे सब सुनने को आ रहा था कि नोट्स कब मिलेंगे। तो हम लोग का जो वीडियो है ना यार, उसमें हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के नोट्स अवेलेबल है। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी पढ़ाया, अगर आप वो नोट्स देख लोगे तो आपको उतने से ही पूरा काम चल जाएगा इस वीडियो का। फिर जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हर चैप्टर के बाद से एक पूरा कैसे लिखा जाएगा एग्जामिनेशन में, पूरी परिभाषाएं, वो वाला जैसे हम लोग लिखते हैं ना, उस वाले लहजे में एक हमारा पूरा वीडियो बनेगा। वो हर चैप्टर के बाद में बन रहा है, तो वो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर कैसे लिखना है। इसी को रिवाइज करना है इस वीडियो को, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लो। हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन होता है यार नीचे, और साथ में वहां पर प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है। हो क्या रहा है कि हम लोगों के जो वीडियोस है ना, वो अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट से शेयर हो रहे हैं। और इस वजह से जो हमारा मेन चैनल, अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो आप, और साथ में बेल आइकन दबा दोगे, तो आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। अभी बच्चों की समस्या आ रही है कि पहला वीडियो कौन सा था सर, इसके 5वां वीडियो कौन सा था, तो वो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस क्रम से मिल जाएंगे, और वो प्लेलिस्ट भी हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, सारी चीजों को एक एक करके बहुत अच्छे से देखेंगे। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।